So, Assalamu alaikum, good morning. I welcome all my students to my free online guidance class for CTET and TET and also useful for Gurukul exams. So, in connection with our previous classes, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? लर्निंग। ये आप लोगों को सीटेट के सिलेबस में मैं देखा रात में लर्निंग फैक्टर्स बोल के भी एक टॉपिक है, लर्निंग फैक्टर्स और लर्निंग बोल के भी है। तो थोड़ा सा लर्निंग क्या है और लर्निंग फैक्टर्स क्या है थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आज। एक्चुअली मैं पर्सनालिटी बोलूंगा सोचा, मगर पर्सनालिटी नहीं दिख रहा आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में है। सीटेट में पर्सनालिटी है क्या? पर्सनालिटी नहीं होगा, मैं समझता हूँ। है पर्सनालिटी सर। नहीं, पर्सनालिटी नहीं है सिलेबस, है सर। सीटेट के सिलेबस में। अगर है तो कल देख लेंगे। आप मेरे को बताओ पर्सनालिटी है नहीं है। मैं पर्सनालिटी शेयर किया था सर बता, आपको, सिलेबस भेजते सर जी। बताइए मेरे को साहब इसमें पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी बोलो बोलते हो तुम उर्दू में पर्सनालिटी को शख्सियत बोलते हैं। लैटिन लफ्ज पर्सोना से पर्सनालिटी को अक्स किया गया। एनीवे, आज हम थोड़ा सा लर्निंग के बारे में देख लेंगे। ओके ना, लर्निंग को उर्दू में इक्तिसाब बोल रहा है। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन दिया, लर्निंग अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। लर्निंग मीन्स नॉलेज और स्किल। हम लर्निंग बोलते हम क्या बोलते हैं जनरली? सीखना, इल्म बोल रहा है उसको, या नहीं तो फिर महारत बोल रहा है। ओके, नॉलेज और स्किल ऑब्टेन बाय स्टडी, कोई मुतालिया के जरिए या कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बे के जरिए, या नहीं तो फिर बीइंग टॉट, या कोई आपको तदरीस के जरिए। ठीक है ना, आपको कुछ नॉलेज या स्किल हासिल हो रहा तो उसको क्या बोल रहा है? इक्तिसाब बोल रहा है। यहाँ ऊपर फर्स्ट दिया आपको, लर्निंग मीन्स नॉलेज और स्किल obtained by study or obtained by experience or obtained by being taught। ठीक है ना, आपके मुताले के जरिए, स्टडी के जरिए, तजुर्बे के जरिए, या कोई तदरीस, टीचिंग, टॉट के जरिए। अब बहुत सारे डेफिनेशंस दिए यहाँ पर। ठीक है ना, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ये हर वक्त बोलते रहता हूँ मैं डेफिनेशन। ये डेको का जो डेफिनेशन है हर वक्त मैं आपको बोलते रहता हूँ। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ए पर्सन। डेको का, क्रॉफोर्ड का द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन की बुक है उनकी, एक्चुअली उसमें लिखते हैं ना, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर that occurs as a result of reinforced practice। यानी बार बार तकवीत के जरिए, बार बार रिपीटेशन के जरिए जो कोई चीज सीखी जाती उसको हम लर्निंग बोल रहे हैं। तो बहुत सारे डेफिनेशंस है यहाँ पर। सेकंड डेफिनेशन देखिए, नंबर 2, हिलगार्ड का, हंटर का। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर, यानी आपके रवैये में जो तब्दीली होती ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, तजुर्बे की बुनियाद पे, यानी तो फिर आपकी तरबियत की बुनियाद पे आप किसी फर्द के रवैये में तब्दीली लाई जा रही है, तब्दीली हो रही, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? इक्तिसाब बोल रहे हैं, लर्निंग। याद रखना, आप डेफिनेशन को समझे तो आप पर क्वेश्चन का आंसर कर सकते सीट। और एक डेफिनेशन है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब वो जो किरदार है या रवैया है, जो बर्ताव है, वो बर्ताव में थोड़ी सी क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी तब्दीली। ठीक है ना, किसकी बुनियाद पे? एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, तजुर्बा या तदरीस की बुनियाद पे किसी के फर्द के रवैये में, बर्ताव में तब्दीली लेके आ सक रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर सक रहे हैं, तो क्या बोल रहा है? लर्निंग बोल रहा है। द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरनमेंट। आप टीचिंग अच्छा करें तो बच्चा लर्निंग अच्छा करता, जब उसकी लर्निंग अच्छी होती तो उसके बिहेवियर में चेंज आता। जब बिहेवियर में चेंज आता तो उन्हें जाहिर सी बात है अच्छा पढ़ता, अच्छा पढ़ के मार्क्स अच्छे लेके आता, आपकी हर बात सुनता। ठीक है ना, तो ये था लर्निंग का डेफिनेशन। अभी बहुत सारे, ये अच्छा डेफिनेशन है, 5वां डेफिनेशन है, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर पोटेंशियली दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या हो सकता? द एक्सपीरियंस, it could be listening, it could be learning by doing, it could be some any kind of experimental method, laboratory method, heuristic method, कुछ भी हो सकता experience, and cannot be attributed to temporary body status induced by illness, fatigue, drugs। देखो यहाँ पर उन्हें कुछ सीख रहा तो उसको वहां पर कोई यानी बीमारी न रहना, या तो फिर थकावा न रहना, या कोई दवा, नशे में न रहना। नशे में कोई लर्निंग होती नहीं होती, सो के नींद में है तो कुछ लर्निंग होती नहीं होती। फेटिक, थका हुआ है, सीख सकता, वो थका हुआ है, किताब खोल के पढ़ो बोलते नहीं पढ़ता, थोड़ा आराम होना उसको,
एक थोड़ी देर सो के उठा तो फिर एनर्जी आती। तो इसलिए आप लोग भी क्या करना, सुबह से शाम तक नहीं पढ़ना। पढ़े भी तो क्या करना, बीच में थोड़ा खाना खा के दोपहर में एक आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट लेकर फिर थोड़ा उठना। तो क्या होता, एनर्जी आती है आपकी, आपके ज़हन को पढ़ने के लिए क्या होना, पढ़ने और समझने के लिए ताकत होना, ताकत ज़हन की ताकत होना पड़ता, एक्सरसाइज की ताकत नहीं। तो थोड़ा रेस्ट लेते हुए पढ़ना। प्रिपरेशन में क्या होना, सुबह से शाम तक कंटिन्यूअसली 10 आवर्स नहीं बैठना, हर 2 घंटे में एक बार छोटा सा 10-15 मिनट का ब्रेक लेना, कुछ स्नैक्स ले लेना, ज़रूरत की इधर-उधर जाना या कहीं फिर के आना, थोड़ी देर बैठना, थोड़ा-सा ये नेचर को देखना। एक 2 आवर्स के बाद, हर 2 आवर्स को ब्रेक रख लेना, हर 2 आवर्स को एक अलार्म रख लेना छोटा घड़ी में, ओके? तो ये टेक्निक है प्रिपरेशन की। कंटिन्यूअसली अगर आप गाड़ी चलाएँ तो गाड़ी गर्म हो जाती है आपकी। कोई सी भी चीज़ कंटिन्यूअसली आप नहीं कर सकते, ब्रेक देना उसको। आप गौर करके देखो, ढाबों पे गाड़ियाँ ठहरे हुए रहते हैं, लारियाँ या कुछ भी गाड़ियाँ। काहे को ठहरते हैं बोलना, 1 घंटा 2 घंटा क्यों ठहरते हैं? इंजन थोड़ा ठंडा होना बोल के ठहरते हैं। अगर कंटिन्यूअसली बम्बई से लेके हैदराबाद तक एक ही साथ कंटिन्यू मारते इंजन फूट जाता उनका, तो आपका भी ज़हन फूट जाता है। लिहाज़ा आप क्या करना, हर 2 घंटे में एक बार ब्रेक देते हुए पढ़ना, ठीक है? रेस्ट ताकि लेना। हाँ, रेस्ट बोलता हूँ, वो 6 घंटे नहीं सोना। रेस्ट बोले तो जबील सर रेस्ट ले बोले, मैं सुचारू 15-20 रूप से मिनट का भरक रेस्ट सर। भरक के ओढ़ले के रेस्ट होना, वैसा नहीं, वो रेस्ट नहीं, रेस्ट का जस्ट थोड़ा-सा एक ब्रेक देना, ब्रेक। ब्रेक इन द सेंस आप जी सर। टीवी सीरियल देखते वक़्त ब्रेक्स कितनी देर का आते हैं? 1 घंटे का तो ब्रेक नहीं रहता। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 10 मिनट की मिनट जगह 5 मिनट का हाँ, रहता। बस वो भी आप भी ब्रेक दे लेना। और ब्रेक में भी डिस्टर्ब नहीं होना आपका माइंड, मुंतशिर नहीं होना। वैसा ब्रेक देना, जी। थोड़ा नेचर को देखना, या तो थोड़ा रिलैक्स हो जाना, या तो आँख बंद करके क्या करना, बेस्ट प्रैक्टिस, आँख बंद करना 5 मिनट, लंबी साँस लेना, फिर हल्लो साँस छोड़ना। और बेस्ट जो सॉल्यूशन अच्छा प्रैक्टिस बताएगा, नमाज़ पढ़ लो, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लो, झंझट ही खत्म। नहीं, आराम से 10-15 मिनट चले जाते हैं आप। वो भी एक मेडिटेशन भी ज़रूरी है। Bible person देखी तुमने आज दिन तो उनको बच्ची जाके कौन है ये? अर्शिया बेगम, म्यूट कर लो अर्शिया बेगम, घर के बातें पूरे सुने आ रहे हैं। एनीवे, यहाँ होता क्या बोलता हूँ, आप लोग कुछ भी करेंगे, अर्शिया बेगम, सोफिया बेगम, एराज शकील, म्यूट कर लो। सोफिया बेगम, एराज शकील, म्यूट कर लो। ये क्या होगा, क्लास रिकॉर्ड हो रही है हमारी, आपके हर घर की बात रिकॉर्ड हो जाती है यहाँ पर। लिहाजा आप थोड़ा ख्याल करना, देख लेते रहना आप, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कुछ मेरा ऑडियो खुला है क्या, मेरा वीडियो खुला है क्या, देख लेते रहना आप। क्योंकि पूरा अब पूरा तेलंगाना के स्टूडेंट्स है इसमें, जितने भी है सब लोग देख रहे हैं, निजामाबाद, वरंगल, आदिलाबाद, करीमनगर, हैदराबाद, खम्मम, पता नहीं किधर किधर के स्टूडेंट्स है, ओके? अब इम्पोर्टेंट है, आप लर्निंग क्या है समझ गए, एक यानी तजुर्बे की बुनियाद पे, तदरीस की बुनियाद पे, ठीक है ना, या तरबियत की बुनियाद पे एक फर्द के रवैये में पाई जाने वाली मुस्तकिल तब्दीली को हम क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं इक्तिसाब बोल रहे हैं उर्दू में। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू सम एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और टीचिंग। इंग्लिश में होगा, दो डेफिनेशन में आपको समझा दिया, इंग्लिश और उर्दू। अब इसके प्रिंसिपल्स लर्निंग के, इसकी नेचर क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है। लर्निंग इज यूनिवर्सल, ठीक है ना, जैसा आप क्या है बोलते सबके लिए आम है, कोई भी सीख सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या, लर्निंग खाली बॉयज सीखना, गर्ल्स नहीं सीखना, लर्निंग खाली इंडिया वाले सीखना, अमेरिका वाले नहीं सीखना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है सर। नहीं है। तो क्या होगा, सबके लिए है, तो जब सबके लिए तो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, यूनिवर्सल बोलते हैं, यानी आम बोलते हैं उसको। आम है कि सब कोई भी सीख सकते हैं, बच्चे, बड़े, छोटे, जी। औरत, मर्द, हिंदुस्तान, बाहर, अमेरिका वाले, कोई भी सीख सकते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स लर्न। अब यहाँ तक के इंसान नहीं बल्कि जानवर भी सीख लेते हैं। आप देखिए सर्कस में बस जानवर कितना अच्छा काम करते, नहीं जंप करते, ठहरो बोलते ठहरते, थोड़े तो अपने पास थोड़े जानवर होते घर में, तोता भी पुकारता, तोते को भी कुछ सिखा, सीखता नहीं सीखता तोता? सीखता। हाँ, जब तोता सीख रहा तो हम क्यों नहीं सीखना? तो हम क्यों नहीं सीखना बोले तो हम तोते नहीं है ना सर बोल के बोलते, तोते बोले ठीक है आप तोते नहीं है। हाँ, तोते नहीं है ना, तो तोते से ज्यादा सीखना, फिर आप तोते नहीं है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये जिंदगी भर जारी रहने वाला अमल है। इट गोज ऑन फ्रॉम वूम टू टूम, माँ के तो पेट से लेके आपकी खबर तक, यानी आपकी गुम्बद तक चलने वाला मरहला है। मिसाल के तौर पे आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट ये क्या है, कौन सा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है लैंग्वेज डेवलपमेंट। और दिन में आप जिंदगी भर जबान सीखते रहते, रोज है ना नए नए वर्ड्स आपको मिलते रहते जिंदगी में। इसका एक एग्जाम्पल है, आपको कल सीटेट में पूछता
लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द प्रोसेस, स्टैटिक, कंटिन्यूअस, ऐसा कुछ भी देता तो आप कंटिन्यूअस को टिक कर। इवन डेवलपमेंट भी क्या है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नशोनुमा Continuous. नशोनुमा मुस्तकिल जारी रहने वाला अमल है। हम नशोनुमा के उसूल में सीखे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ द लर्निंग इज पर्पसिव। इक्तिसाब जो होता एक मकसद के जरिए, एक मकसद के ताबे सीखा जाता। कौन सी चीजें जिंदगी में सीखते। अब आप सीटेट का मेरी क्लास सुन रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है, एक पर्पस है। जब हम क्या बोल सकते हैं, लर्निंग इज ए पर्पसिव, कुछ इसका मकसद है आप लोगों का सीखने में, ठीक है ना। लर्निंग इज डायरेक्टेड टू गेट द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स है, लर्निंग सीखे तो आपको रिजल्ट आता, सीटेट में पास होते हैं आप। एंड रीच ऑब्जेक्टिव्स, आपका ऑब्जेक्टिव है टीचर बनना। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल। ये ऑब्जेक्टिव को रीच होना बोले तो आप क्या करना, लर्निंग इज डायरेक्टेड टू गेट रिजल्ट्स, नॉलेज हासिल हुआ नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग हासिल हुआ नहीं हुआ, स्किल बच्चों में क्या बोलते सो फरोग हुई नहीं हुई, यानी महारतें फरोग हो रहे नहीं हो रहे बच्चों में, स्किल बच्चे सीख रहे नहीं सीख रहे। बच्चों को नॉलेज भी नहीं आ रहा, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग समझ में भी नहीं आ रहा, फहम भी नहीं आ रहा, बच्चों में महारत भी क्या बोलते फरोग नहीं पा रही। तो क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स रीच हो रहे सर का, नहीं रीच है सर का। ऑब्जेक्टिव्स रीच नहीं हो सर का ना, आप अपने मतलूब शुदा मकासद में कामयाब नहीं हुए। मतलब शुदा आपके मकासद में आप कामयाब नहीं हो रहे, अगर आप मकासद में आप कामयाब नहीं हो रहे बोले तो आपकी टीचिंग फेल है, आपका मेथड फेल है, आपका टीएलएम फेल है। आ रहा समझ में, आपके मेथड्स, अप्रोच, टेक्निक्स सब कुछ फेल है। या बच्चों में कुछ परेशानी है, दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता, तो उसके लिए क्या करना, फीडबैक लेना। एनीवे, फोर्थ, विदाउट लर्निंग डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इक्तिसाब के नशोनुमा भी नहीं होता कहते। नशोनुमा, क्योंकि नशोनुमा क्यों नहीं होता बोल तो नशोनुमा के कई पहलू है, इमोशनल है, सोशल है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस, साइको साइको डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, साइको एनालिसिस, बहुत सारे डेवलपमेंट्स है। इक्तिसाब के बिना नशोनुमा भी मुमकिन नहीं है, बता रहे हैं आप। लर्निंग मॉडिफाइज वंस बिहेवियर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। लर्निंग के जरिए, इक्तिसाब के जरिए बच्चों के इदराकी और क्या बोलते हैं, और दूसरा साइकोमोटर, हिस्सी व हरकती और तासराती दायरे में तब्दीली आ सकती है बल्कि बता रहा। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल टू ए न्यू सिचुएशन। इक्तिसाब क्या है, मुताबादिल हो सकती है यहाँ से वहां। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट कैन लर्न हिंदी आफ्टर लर्निंग संस्कृत। संस्कृत सीखने के बाद हिंदी आसानी से सीखता बच्चा। स्टूडेंट कैन लर्न बाइक आफ्टर लर्निंग साइकिल। साइकिल चलाने के बाद बच्चे बाइक चलाना भी सीख लेते। तकरीबन मिला जुला रहता कॉन्सेप्ट। लर्निंग इज नॉट मैच्योरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7th पॉइंट। लर्निंग मैच्योरेशन नहीं है, बट इट फैसिलिटेटेड बाय मैच्योरेशन। अगर लर्निंग के लिए क्या होना, मैच्योरेशन हो। 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पुख्तगी है। होने। हाँ, पुख्तगी रहते तो इक्तिसाब हासिल होता, मगर इक्तिसाब पुख्तगी नहीं है। नहीं है। हाँ, लर्निंग इज पॉसिबल फ्रॉम एवरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी के हर पहलू से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मिसाल के तौर पे मीडिया से हम चलते चलते रोड पे कुछ आवाज चल रही सीख ले रहे हैं। सोसाइटी, हम जहाँ समाज में रहे वहां पर भी कुछ सीख लेते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मजहबी एतबार से हम कई चीजें सीख लेते हैं। बाद लोग दरगाह जाते, बाद लोग दरगाह नहीं जाते, बाद लोग चिल्ला करते, छठी करते, बाद लोग नहीं करते, बाद लोग वो दावत करते, बाद लोग ये दावत नहीं करते। अभी वो कुंडे बल के रहते, थोड़े लोग कुंडे करते, थोड़े लोग कुंडे नहीं करते। हमारे पास बहुत लोग करते, बहुत लोग देखते रहे तो कौन कुंडा की दावत दिए तो जाके खाएंगे पूरी आंगल, पूरी खीर वगैरह, और अपना काम खा लेना, खा लेते हैं। एनीवे, तो इस तरह क्या होता है, तो ऑब्जर्वेशन है अपना काम, ऑब्जर्वेशन करना है, क्लास में बोल देना बच्चों को एग्जाम। तो बहुत लोग करते लर्निंग बात। में आता है। तो रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, मस्जिद से, चर्च से, या ना तो फिर जितने भी सोशल इंस्टीट्यूट्स है, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, एनीवे बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां से, लाइब्रेरी से बहुत सारी चीजें हम सीख लेते हैं, ठीक है ना। बैंक है, बैंक से सीखते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बहुत सारी चीजें वहां से आप सीख लेते हैं। ये पूरे क्या होता है, लर्निंग इज पॉसिबल फ्रॉम एवरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ। तो ये कोस्टल लर्निंग होता है, बोलते इनफॉर्मल लर्निंग होता। फैक्टर्स, ये है मेन पॉइंट आपका सीटेट का, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। बल्कि पूछना, दो फैक्टर्स होते हैं, याद रख लो, एक है पर्सनल फैक्टर, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। इंक्रीजिंग मैं लर्निंग। समझता हूँ सेकंड शीट में होगा आपको,
एनवायरमेंटल फैक्टर, यहाँ दिया देखो सेकंड पॉइंट, एनवायरमेंटल फैक्टर। एक है पर्सनल फैक्टर, दूसरा है लर्निंग एनवायरमेंटल फैक्टर, दो फैक्टर्स है। तो पर्सनल फैक्टर में क्या क्या सबसे पहली चीज क्या थी, वो तो एज। एज, हाँ, वो भी कौन सी एज, क्रोनोलॉजिकल एज। कल कोई मेरे को पूछे थे व्हाट्सएप पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज बोल के पूछे थे। वो जो डाउट पूछे जो स्टूडेंट है मेरे, अब मेरी क्लास में है क्या, बोलिए एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं है, अब अपना कैसा किस्सा बोले तो आप लोग जब याद आया जब पूछ ले रहे हैं, फिर बिजी हो जा रहे हैं। अरे सीरियसनेस नहीं है आप लोग में। मैं बोला भी उनको, भाई आप मेरी कल क्लास ज्वाइन करो, मैं बोल दूंगा। सर है सर। आप है ना, जो भी पूछे, हाँ वेरी गुड। क्या पूछे थे आप डाउट? क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज कैसा डिफाइन करते हैं वो भी मालूम करने का था। क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है ना, हेलो, बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से आपकी जो उम्र है उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। ओके, ओके, समझे? यस हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पे आपकी उम्र समझो यस 12 साल है, तो 12 साल की आपकी क्या क्रोनोलॉजिकल एज है, बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद पे, यानी डेट ऑफ बर्थ। मेंटल एज क्या है बोले तो आपकी जहानत, आपकी क्या बोलते सो जहनी उम्र आपकी क्या हो सकती है बोले तो, बास बच्चे कैसे रहते बोले तो, हमारे पास है थोड़े बच्चे, मैं देखता हूँ उन्हें रहता 6th क्लास में, बट 7th क्लास के भी मैथ्स कर सकता हूँ। एक बच्चा 4th क्लास में है, बट ही इज एबल टू डू द कैलकुलेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 7th क्लास। ठीक है ना, उन्हें है 8 साल का, मगर 12 साल की उम्र के बच्चों के भी प्रॉब्लम्स कर सक रहा। ठीक है ना, तो इसकी मेंटल एज क्या है, 12 हो जाती है, समझ रहे हैं? और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती, 8 साल होती। 4th क्लास में, 4th क्लास में, 3rd क्लास में 8 साल का बच्चा है, पर 7th क्लास के प्रॉब्लम्स कर रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, मेंटल एज बोलते उसकी जहनी उम्र। बाद बच्चे बहुत जहीन रहते, होशियार रहते। अगर आपकी मेंटल एज बढ़ के है तो आपका आईक्यू लेवल क्या हो जाता बोलो, आईक्यू लेवल बढ़ जाता आपका। आपका मेंटल एज ज्यादा है तो आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाता। आपकी मेंटल एज 5 है, क्रोनोलॉजिकल एज भी 5 है, आईक्यू क्या हो जाता आपका, सेम होता है। सेम हो जाता है नहीं, नॉर्मल रहता, एवरेज होता आपका। आपका जो क्या बोलते हैं 100% आता। 100% बोलते कितना, क्या बोलते हैं 100 आईक्यू ऐसा लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एवरेज बोलते हैं। क्यों, 90 से लेके 110 तक, 91 to 109 और 90 to 110 जो है ना, ये एवरेज है। एवरेज में आते हैं। अब आपकी उम्र 25 साल है, मेंटल एज भी 25 ही से आ रही है आपकी, 25/25 तो 100 कितना होता, 100। मेंटल एज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास थोड़े टूल्स होते हैं साइकोलॉजी में, अमेरिकन एसोसिएशन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से उनके पास थोड़े टूल्स है, तो हाँ, थोड़ा टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट में क्या होता है, आपका क्या मालूम होता है, तो मेंटल एज डिफाइन होता है। सर एक एग्जांपल के तौर पे करके बता सकते? एग्जाम्पल कुछ भी है, बहुत सिंपल है भाई। अब आप देखो, आप एक नोटबुक में लिख के देख लो। अब आपकी उम्र मिसाल के तौर पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक बच्चा है 4th क्लास का, 3rd क्लास का बच्चा है, इसकी उम्र क्या है? आमतौर पे 3rd क्लास के बच्चे क्या उम्र रहती है? 8 साल रहते सर। 8 साल रहती है। डालो तो ये 8 साल की जो उम्र है, इसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, मेंटल एज है? मेंटल एज सर। अरे बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से उम्र है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे जी दुनिया में है। क्रॉनिकल एज है सर। अभी कितने बार बोला मैं आप लोगों को, बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से जो एज है उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते। जी सर। वो क्या होता है देखा? समझे कॉन्सेप्ट को? पहले आप लोग पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझे तो फिर परेशानी होती। जी सर। मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया था बहुत दिन पहले, ये क्या बोलते सो या सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय आईक्यू? अरे अभी आईक्यू देख रहे थे ना अपन, वेयर इज दैट गॉन, वेयर इज दैट गॉन? अभी आया था ना, या देखो दिख यहाँ रहा पर मेंटल एज में क्रोनोलॉजिकल एज बोल के दिख रहा, याद रखना आप लोग, हत्ते ने बोलना है।
यहाँ आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया देखो, इफ ए पर्सन ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज 10 years ओल्ड, 10 साल का बच्चा है, 5वीं जमात का बच्चा, दिख रहा है एग्जाम्पल? जी सर। जी हाँ, सर। अगर 10 साल का बच्चा he is able to score satisfactorily on a test of mean for a chronological age of 13, then the mental age of a person is 13 years. वो बच्चे की उम्र 10 साल की है बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल एज बोल रहे हैं, वो बच्चा क्या बोलते, 13 साल के बच्चों के भी कुछ टेस्ट जो होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉल्व कर सक रहा। हमारे पास स्कूल में बस बच्चे इतने ज़हीन होते हैं, उन्हें 5th क्लास में रहता हमारे 7th क्लास 8th क्लास के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसकी मेंटल एज कितनी हुई थी? 5th क्लास वाला बच्चा 8th क्लास के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा, 13 साल होती सर। 13 साल हो जाती। 13 years। हाँ, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है उसकी? बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से जो उम्र है 5th क्लास 10 की, years। 10 10 years, 10 years। 10 years। तब आप हिसाब करके देख लो उसका आईक्यू लेवल क्या था बच्चे का। आईक्यू लेवल 10 साल का बच्चा है 130 सर। 130, तो 130, 130। हाँ 130 का। अब तो बच्चा हमारा क्या हो जाता है 130 का बोले तो 130 बोलते क्या होता, तकरीबन सुपीरियर बच्चा होता, वेरी सुपीरियर, करीब करीब गिफ्टेड के करीब का बच्चा है। गिफ्टेड की 140 रहती नहीं। अब समझो मिसाल के तौर पर 14 साल की उम्र के बच्चों के जो काम होते हैं उन्हें कर रहा, 10th क्लास का प्रॉब्लम है, 9th क्लास का प्रॉब्लम है सॉल्व कर रहा, 5th क्लास का बच्चा, 5th क्लास का बच्चा 9th क्लास का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा, 9th क्लास के क्वेश्चन का आंसर दे रहा। तो बच्चे की मेंटल एज क्या हुआ थी? 14 years। 140 होती सर। क्रोनोलॉजिकल एज 10 होती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 140/10 इंटू 100 कितना था जी? मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, 140 आता सर। तो 5th में रह के 9th के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो तो जाहिर सी बात है ना, गिफ्टेड बच्चा है हमारे लिए। गिफ्टेड है हाँ सर। हाँ, ऐसा एक एग्जांपल समझ सकते हैं, ठीक है ना? सर 140 नहीं 14/10 लेना ना सर। हाँ, 14/10 इंटू 100, हाँ 14/10 इंटू 100 मारा तो 140 आता है। क्रोनोलॉजिकल इसका मतलब है क्या दिया देखो, mental age is divided into chronological age. When the quotient is multiplied by 100, the result is IQ. आपको कल IQ के बारे में क्वेश्चन आ सकता, यहाँ दिया देखो। और एक एग्जांपल भी दिया यहाँ पर, 10 years old Emil appeared a test which is meant for 15 years old and she successfully completed all the items. Her mental age is 15, chronological age is 10, so her IQ is 150. समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से आपको आईक्यू क्या है और मेंटल एज क्या है। अब बहुत जनों को क्या होता है, एग्जाम में कंफ्यूजन होता, उन्हें क्या लिखता, MA/CA लिखता इंटू 100 लिखता, CA/MA लिखता इंटू 100 लिखता, फिर क्या लिखता, MA = CA लिखता, या द्वारक में क्या लिखता, MA / CA इंटू 100 बोल के लिखता। कंफ्यूजन आता अपने को, अरे MA ऊपर आता CA ऊपर आता बोल के। कैसे याद रखना इसको? कोड बताओ याद रखने का, टेक्निक बताओ। MA/CA into 100। हाँ, ये तो IQ है आपके लिए, मेरे लिए, हमारे पास ऐसे लोग हैं याद नहीं रहता, उनको कंफ्यूज हो जाते, MA/CA है, CA/MA है, कंफ्यूज हो जाते नहीं। सिंपल कैसे याद रखना पड़ता, MA याद रखना, MA बोले तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, बड़ी डिग्री है, MA PG की डिग्री है, PG की डिग्री, ठीक है ना। MA जो है BA के बाद करते हैं, CA का एग्जाम जो है ना बच्चे इंटर के बाद करते हैं, इंटर के बाद लिखते हैं CA का एग्जाम। तो इंटर के बाद की डिग्री बड़ी या डिग्री के बाद की डिग्री बड़ी? डिग्री के बाद की डिग्री बढ़ी। डिग्री के बाद की डिग्री बोलता, BA के बाद जो करते MA करते ना वो बड़ी, तो जो बड़ा रहता है उसको ऊपर रखो, समझ गए? मेंटल एज। जी अब सर। आप जिंदगी भर नहीं बोलते, MA ऊपर रहता हर वक्त, PG ऊपर रहती, PG पोस्ट ग्रेजुएशन, MA PG MA उर्दू, MA हिंदी, MA इंग्लिश है ना, उसको हम ऊपर रखेंगे, याद रख लो। नीचे ऑटोमेटिक CA आता, MA/100। हम लोग को गुरुकुल में पूछा था क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ IQ बोल के। इनफ अंडरस्टूड? हाँ सर। यस सर। IQ प्रपोज कौन करे? स्टन कहाँ के? जर्मन के हैं। और IQ को फॉर्मुलेट कौन करे? स्टन है जर्मनी के लिए, याद रख लो, ठीक है ना।
ओके, और अल्फ्रेड एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए शगुफ्ता नाज बोलिए। सर कई बार एग्जाम में, जी सर, कई बार एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल एज आती, मेंटल एज मालूम करने का रहता, तो वो कैसे करना सर? मेंटल एज आपको मालूम करो, कोई एग्जाम में भी नहीं पूछता आपको, आप कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है मेंटल एज मालूम कर। मेंटल एज मालूम करना साइकोलॉजिस्ट का काम है, वो आपका काम नहीं। जी, ओके, अच्छा, जी सर। उसका आला अलग है, उसका टूल अलग है, मेंटल एज मालूम करने का तरीका अलग है। अंडरस्टूड? अलबत्ता सर आप कभी मैथ्स के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता सर, ये क्वेश्चन आप जो पूछे ना शगुप्ता, वैसा कभी मैथ्स के क्वेश्चन में पूछता सर। वो मैथमेटिकल एक बार हम एप्टीट्यूड पढ़े थे शायद सर ये सीटेट के एग्जाम में। क्या बोल के दिया आपको? मेंटल एज मालूम करो बोल के कोई क्वेश्चन में, कोई एग्जाम में कहीं नहीं रहता। मेंटल एज कैसा मालूम कर देती? नहीं उम्र इतनी है तो क्रॉनिकल एज कितनी आना बोल के ऐसा पूछता सर। हाँ वही मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज में से एक एज पूछता, एक एज देता वहां पर। अच्छा सीएस ठीक पेपर में रहता सर वो है, क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन भेजो मेरे को, क्वेश्चंस क्या अगर आप मेरे को व्हाट्सएप करो स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं देखता हूँ, इंशाल्लाह सर। जी सर। देख के मैं देखता हूँ, देख के उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जी मेरे सर। सर में तो कहीं भी नहीं गुजरा, नहीं पूछा जाता मेरा ख्याल, ठीक है ना। तो आप लर्निंग फैक्टर्स जी पढ़ लो, 10 मिनट में क्लास खत्म हो रही है हमारी। क्या क्या फैक्टर्स है, पर्सनल फैक्टर्स बोलते हो, एज है, उम्र भी मायने रखती एक हिसाब में। मैच्योरेशन, पुख्तगी भी मायने रखती, अगर पुख्तगी है तो सब चीजें अच्छे सीख सकते हैं। इमोशनल कंडीशन है, इमोशनल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जज्बात हमारे अगर बेकाबू है तो आप कुछ सीख नहीं सकते, और खासतौर पे इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस होना, कभी खुशी कभी गम में नहीं रहना, हर वक्त खुशमैज रहना, पढ़ने वाले खुश और खुर्रम अच्छे माहौल में रहना। देन उसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी बहुत मायने रखती है आपकी लर्निंग में। तो यहाँ पर देखिए, ये जो नीड है, नीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आपकी जरूरत भी क्या है बोलते हैं, किस्म का क्या है बोलते हैं, आपको लर्निंग फैक्टर है। कल ही हम लोग देखे मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड में, हम क्या देखे, फिजिकल नीड्स जो हमारी जिस्मानी जरूरियात है, ठीक है ना, वजूद में रहने के लिए जरूरियात है, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स बोलते आप आखिरी, आप जिंदगी में आप क्या कर सकते हो कर लिए, तो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। संजय तेंदुलकर वर्ल्ड फेमस प्लेयर बनने वाले की ताकत थी उसके पास, तो उन्हें वर्ल्ड फेमस बन गया। तो कौन से स्टेज पे सचिन तेंदुलकर? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सेल्फ स्टेज पे। हाँ, कुर्ट लेनिन के एक थ्योरी से नो मास्लो इसको ड्राइव करते हैं, ये वर्ड को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कुर्ट लेनिन का है। एनीवे, देन ये आप समझो, मास्लो की जो थ्योरी है इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। Then a need gives rise to one or more motives, and motivation is royal route to learning. मोटिवेशन रहना बहुत जरूरी है लर्निंग के लिए, जब तक मोटिवेशन नहीं है कोई चीज नहीं सीख सकते। इसलिए बच्चों को मोटिव करना, कभी भी क्लास लेते होता अच्छा मोटिवेशन करना। और मोटिवेशन कहाँ से पैदा होता? नीड बेस्ड है, नीड जरूरत। देखो, हमको रोटी कपड़ा और मकान, नींद, सुकून वगैरह सब मिल गया, हमारी जिस्मानी जरूरियात में जो चीज जरूरियात पूरे हो गए यहाँ पर, फिजिकल नीड्स, तो हम सिक्योरिटी नीड्स को देखते, सिक्योरिटी नीड्स पूरे तकमील हो गए तो हम सोशल नीड्स को देखते, सोशल नीड्स पूरे हो गए तो स्टीम नीड्स को देखते, स्टीम नीड्स पूरे हो गए तो लास्ट स्टेज ये रहता, एक के बाद एक तकमील कर लेते। तो नीड बेस्ड मोटिवेशन होता है इंसान का। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी बहुत जरूरी चीज, बगैर इंटरेस्ट के आप कोई चीज ना सीखते। अटेंशन, तवज्जो भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तवज्जो बहुत जरूरी, अटेंशन इज द बेसिक नीड फॉर ऑल सक्सेस टीचिंग। अटेंशन डिनोट्स preparedness or readiness. Attention is a form of activity and attitude of the mind factors that contributing attention. Attention के लिए क्या क्या हो सकता है? इंटरेस्ट है, नीड है, मोटिवेशन है, इंटेंसिटी एंड साइज है, मूवमेंट्स है, नॉवेल्टी है, वॉइस है, ठीक है ना, रिपीटेशन है। ये सारी चीजें आप टीचिंग में इस्तेमाल करना, तो बच्चा आपकी आपकी क्लास पे अटेंटिव होकर सुन सकता है। मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट है। सर ये स्टीम नीड्स, थोड़ा स्टीम नीड्स का एग्जांपल, स्टीम नीड्स, स्टीम नीड्स मतलब थोड़ा देखिए, एग्जांपल दे। हमारे पास सोसाइटी में बड़े बड़े लोग रहते हैं, अरे फॉर एग्जाम्पल एक का नाम लेते हैं, अरे ख्वाजा साहब, अरे ख्वाजा साहब, इज्जत से नाम लेते हैं नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी आपको भी क्या रहता पता है, समाज में आपकी भी कोई इज्जत करना आपको रहता रहता ना रहता। एक स्टेज पे आप भी क्या चाहते हो, तो सब मेरी इज्जत करना, सेल्फ रिस्पेक्ट बोल के लिखा हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप ओके सर। हाँ, स्टीम बोले तो आप अपना रुतबा, आप अपना क्या बोल सकते हो, एक वखार को मेंटेन करना चाहते हैं, वो भी एक जरूरत बन जाती है जिंदगी में। बाद वक्त बड़े लोग
ये 40-45 इयर्स 50 इयर्स वाले ये एस्टिमेट के चक्कर में रहते हैं, उसमें लड़ाई हुए थे उनके। ये जो असेंबली एमएलए एमपी दावतों में जो लड़ लेते ना बड़े बड़े लोग, तो इसके पीछे उन्हें सलाम नहीं करा। हाँ, उन्होंने सलाम नहीं करा। अरे मामूली पोटा जी ने मेरे सामने कहा, मेरे सामने पैदा हो जी, क्या अमेरिका गया कि क्या नहीं कि मैं खेल क्या कर रहा हूँ, स्टीम की बात है। क्या पीजीडी बन गया कि क्या रेगुलर बन गया कि केयर नहीं करता। तक मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त है जो नहीं, क्या उसको गुरुकुल की जॉब मिल गई कि मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरे साथ उठा बैठा, स्टीम की बात है। तीनों फिर और दूसरों में तो क्या रहता, बोलते हो जो विखार, स्टीम के माने विखार के हैं। आप मेरा भी कुछ विखार है ना सब, ऐसा कैसा है, देखो मेरी बेइज्जती कर दिया 4 लोगों के सामने। मेरा कुछ विखार नहीं है, मैं बड़ा भाई हूँ, रहते हैं लोग, गौर करें आप। हाँ, ये है, ये जरूरत है हर इंसान को, क्या है, विखार की भी जरूरत है। विखार मतलब आपके दोस्त का नाम विखार है, उसको जाके मैं पूछता हूँ, मेरे को पता नहीं है। विखार वाले तो स्टीम है यहाँ पर, उसका क्या है, बोलते प्रेस्टेज है, उसका प्रेस्टेज। सरपंच गांव में लड़ लेते हो ना, मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरी बात नहीं सुनते तुम ना, बोल की बात आती नहीं, अच्छा तेज करते हो, बस फिल्मों में देखते हैं स्टीम। खास तौर पे ये अपन विलेजेस में ज्यादा देखते हैं। एनीवे ये एक जरूरत है इंसान की, दैट इज नथिंग बट सेल्फ रेस्पेक्ट। सो सोशल नीड बोलते हैं, बाजू डेफिनेशन भी आपको लेफ्ट साइड में देख लो आप, लव एंड अफेक्शन आ रहा समझ में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोले तो फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटीज, आपके पास कुछ एबिलिटीज रहती, वो फुलफिलमेंट अगर हो गया तो समझो यू रीच द सेल्फ। एपीजे कलाम है, उन्होंने क्या बनने, उनकी जिंदगी में क्या बन सकते थे, उन्होंने साइंटिस्ट बन सकते थे, बन गए नहीं बन गए। हाँ बन गए। हाँ, फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज, आप मैक्सिमम आपकी एबिलिटीज को क्या यूज कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं। नोबेल अवार्ड लेने वाले नोबेल अवार्ड ले लिए बोले तो उनके पास कुछ स्किल है, प्रोड्यूस साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, पायलट्स है, जो भी बड़े बड़े फेमस लोग हैं हमारे पास, देख रहे हैं ना, वो लोग वो स्टेज पे पहुंच गए। विराट कोहली है, एमएस धोनी है, नहीं वो स्टेज पे आ गए, दे आर इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, वहां पर है वो लोग, अपने आप को रियलाइज कर लिए कि वी हैव दिस मच एबिलिटीज। अब उससे आगे जा सकते हैं, नहीं है उससे आगे, तो शुरुआत कहां से होती, फिजिकल नीड से शुरुआत होती। तो इस तरह से मोटिवेशन इज आल्सो रॉयल रूट फॉर लर्निंग बोल के बता रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको मोटिवेशन नहीं है, जब तक आप कुछ सीख नहीं सकते जिंदगी में, मोटिवेशन होना। सर इसमें एक क्वेश्चन, एक डाउट आ रहा सर मेरे को। बोलिए। अभी जो मतलब 5th क्लास का बच्चा कौन से एज में मतलब है, मतलब जाता है स्कूल को बोल के कैसा पहचाना सर? आपको क्वेश्चन देता, 10 साल की उम्र, आपको क्वेश्चन देता, एक 10 साल का बच्चा 14 साल के की उम्र के भी काम करना नहीं देता। 14 साल का बच्चा क्या कर सकता, 14 साल का बच्चा अलजेब्रा कर सकता, 10 साल का बच्चा नहीं कर सकता। तूने अलजेब्रा कर सक रहा बोले, तूने उसकी मेंटल एज कितनी आती, हालांकि अलजेब्रा आपको करते 10 साल के बच्चे, बोलो आप मेरे को, ट्रिग्नोमेट्री करते 10 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा कौन तो करता नहीं, आमतौर पर नहीं करता। एक आध दो बात जो बच्चे कर रहे हैं उन लोगों की मेंटल एज क्या है बोले सर का, जो भी बच्चा कर रहा है उसकी मेंटल एज ज्यादा है उसका, है ना। आप अब बड़े आदमी है, बड़े आदमी का काम छोटा आदमी काम कर रहा हो तो इसकी मेंटल एज क्या है बोले सर का, बड़े आदमी की है बोले सर का। अरे इसका जहन बहुत होशियार है ना, है दिख रहा छोटा मगर पूरे बड़े बड़े कामा गड़े था बोल के बोलते ना जी अरे ना है इतना छोटा मगर इतने होशियार की बातें करता, वाह बोल के बोलते ना अपन, बहुत दिमाग है जी इसका बोल के बोलते ना अपन, तो उसकी मेंटल एज ज्यादा है सर का। घर में देखो बच्चे छोटे रहते हैं और बातें बड़े बड़े बुड्ढे जैसा करते रहते हैं, नहीं क्यों, बड़े लोगों में बैठ के सुन के हाथ बड़े बातें करते हैं। छोटी बच्ची क्या बोल, पापा गाड़ी अच्छा चलाओ, गिर जाएंगे, होशियारी से जाना, हाँ रोड पे हल्लू जाओ, स्लो जाओ, समझा के भेज, ठीक है। उसकी मेंटल एज क्या आपने सर का बड़ी हो रही है। हेलमेट अच्छा लगा लो पापा, फोन पे बात ना करो, गाड़ी के लेफ्ट जाओ, हल्लू जाओ, स्लो जाओ, समझा के भेज रही है। कुछ आपने ऐसा एक मेंटल एज ज्यादा है उसकी, समझ गए ना लॉजिक, हालांकि उम्र कितनी इसकी छोटी सी। सर वो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी शायद मतलब 7th क्लास का बच्चा 12 साल है बोल के कैसा पहचाना बोल? आमतौर पे एडमिशन 5th क्लास में कोसी उम्र में, एडमिशन फर्स्ट क्लास में आमतौर पे बच्चे की उम्र क्या रहती है 5th क्लास में? 60 सर, अब दोनों 5 क्लास रहती सर, 5 साल या 6 साल की उम्र में जिसका एडमिशन होता फर्स्ट क्लास में, तो जोड़ लेते जाओ 5 + 7 12 आता ना, एग्जैक्ट 5 ले लेना ना, एग्जैक्ट 5 या 6 भाई, जनरली हमारे पास आरटी के हिसाब से 6 है, हम जनरली 5 साल का, अगर उसको आंगनवाड़ी प्ले स्कूल में नहीं डाले तो डायरेक्ट 5 साल का होता है फर्स्ट क्लास में डाल देते हैं आमतौर पर डायरेक्ट। बस गांव में देखो, डाउट क्लियर सर। हाँ आरटी के हिसाब से 6वीं साल की उम्र में
उसको फर्स्ट क्लास में First रहना class. बोल के आरटीई बोल रहा हूँ। और हम आमतौर पे क्या करते हैं, हमारी प्रैक्टिस, पुरानी प्रैक्टिस क्या है बता, बच्चा 5 साल का होता है जिसको फर्स्ट क्लास में डालते हैं, यानी जब उसकी 6वां साल लगते रहता है फर्स्ट क्लास खत्म होते रहता है उसका, इसलिए 6 साल बोलते हैं। थोड़ी चीजें कैसे रहते बताओ, अब्स्ट्रैक्ट होते, अब्स्ट्रैक्ट मुजर्रिद होते, तो कभी कभी हम थोड़ा अपना आईक्यू यूज करके समझ जाने की भी रहती पास बात है। 5वें साल की उम्र में एडमिशन लेता, 6 साल खत्म होते रहते उसके, फर्स्ट क्लास हो जाते रहता उसका। 2020 में एडमिशन है तो 2021 में उसका फर्स्ट क्लास खत्म होते रहता, तो उन्हें 5 साल खत्म कर लेके 6वें साल में खत्म रखता उन्हें, ठीक है ना। सेकंड क्लास में क्या उम्र रहती बच्चे की, बोलो मेरे को। 7 year. 6. सेकंड क्लास में उसकी उम्र 6 साल भी रह सकती, 7 साल भी रह सकती, क्लियर। स्टार्टिंग में Yes sir. 6 साल रहती, खत्म होता है 7